वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी साहब, हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब। क्या आपने इदारों की कमज़ोर होने की बात की, तो अभी जो सर हमें पिछले दिनों में हमने देखा कि एनसीसीआई में क्या हुआ, इदारा कमज़ोर ही पड़ा ना, अब वो बड़ा उसमें कितना स्कैंडल बन गया। वाज़ेह है कि अगर आप एक पॉलिसी है जो हुकूमत की, इदारों की, रियासत की, वो उसके साथ चल रहे हैं, तो आप गलत भी कर दें तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यही मामला आप अदलिया में साकिब आपको बताएंगे, नीचे लोअर जुडिशरी में जो हालात हैं वो आपके हमारे सामने है कि किस तरह वहाँ चीज़ें चल रही हैं। वजह यह है कि उनको यह है कि हुकूमत और किसी का चेक एंड बैलेंस क्या है, हुकूमत के साथ हमारे मामला ठीक हैं, हुकूमत की चीज़ें हमने ठीक कर देनी है, बाकी हमें इससे कौन पूछ सकता है। तो इस चीज़ की तरफ हुकूमत को भी तवज्जो देनी है कि इदारे जो कमज़ोर हैं, और ख़ासकर जो अदलिया के सरबराह हैं याहिया अफरीदी, हर रोज़ उनकी एक मीटिंग होती है कि जी मैं ये रिफॉर्म ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन क्या रिफॉर्म कर रहे हैं? अदलिया तो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, और ये बड़ा वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव जो चाहती है अदलिया वो कर रही है, एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर नहीं कर रही। क्या ये अदलिया है, ये ट्रू अदलिया है? ये चीज़ का जवाब अभी तक तो हमें नहीं मिल रहा इसमें। और साकिब साहब सॉरी, मैं आप बात अपनी जरूर करें, बट फिर यही बात कि हमें तो पिछले दिनों में बताया था कि एनसीसीआई को बंद कर रहे हैं, तो फिर अब वो जो कनेडियन स्कॉलर उठाया गया है वो एनसीसीआई के पास बंद तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। उसमें अच्छा, आप पहले अपना कमेंट पहले शायद आ जाएं। इसमें एक दौर था कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक मैकेनिज्म बनाया था कि कोई भी साइबर क्राइम विंग कोई भी कंप्लेंट आती है तो आप जो जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं उनके साथ बैठकर उनको नोटिस देंगे, उनको बताएंगे कि आप पे ये इल्ज़ाम है, उसको पूरा हियरिंग देंगे, उसके बाद आप फर्दर जो है वो एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दौर हमने ये भी देखा, ऐसे 2 साल पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस से, तो वो वाक़या मेरे ज़हन में है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की वो जजमेंट जब उनको पेश की गई वकील की जानिब से कि सर ये जजमेंट है और इसमें पूरा मैकेनिज्म बताया गया है, आमिर फारूक साहब को दी गई। हाँ। तो ये जो FIA वाले हैं उन्होंने उनकी कंसेंट से और सारा वो बना था, SOPs बने थे, तो उन्होंने वो जजमेंट उठा के साइड पे रख दी और उसका बिल्कुल जो है वो रिलीफ नहीं दिया। और अब भी आजकल की बात है, एक केस था उसमें नोटिस हुए एक जर्नलिस्ट है उनको, तो उस नोटिस में वो ये कह रहे हैं कि हमें बता तो दें हम पे क्या एलिगेशन क्या है। तो उन्होंने कहा एलिगेशन तो वही बताएंगे ना, आप जाएं पेश हों वहाँ पे। और उन्होंने एक ऑर्डर किया, मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन था, उन्होंने कहा कि इलीगल हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरेसमेंट से रोक दें, तो इलीगल हरेसमेंट का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। मेरे लिए तो पहली दफा मैंने सुना है कि लीगल हरासमेंट अगर कर रहे हैं तो ठीक है। बट साकिब साहब आप ये कह रहे हैं कि एक सहाफ़ी को नोटिस आया जी एनसीसीआई की तरफ से, वो नोटिस लेके वो सहाफ़ी हाई कोर्ट गया कहने के लिए कि इसमें मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है, तो जज साहब ने कहा आप चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। ये आप जाएं, अब उन्होंने कहा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो इंक्वायरी स्टेज पे है, आप जाएं वो आपको बताएंगे। उन्होंने कहा जी हमने लिखा है उनको कि आप हमें बता दें, लॉयर्स ने लिखा है, उन्होंने एक और नोटिस भेज दिया है NCCIA ने, तो उन्होंने कहा नहीं वो वही देखेंगे। हालांकि मतलब ये एक जेन्युइन रीज़न है कि बंदा खुद को सरेंडर कर रहा है कि मैं बिल्कुल इसका सामना करने के लिए तैयार हूं, और कोर्ट को ये करना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। बट ठीक है NCCIA को कहें कि इनको बताएं जी क्या इल्ज़ाम है। ये जो सियासतदान नून लीग पीपल्स पार्टी, इन्होंने नैब में जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो बड़ा रेगुलेट किया है, लेकिन जहाँ ये मामला आता है, अब अगर आप जाते हैं वहाँ पेश होते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर आप कम अज कम आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना 2 महीने लग जाएंगे। यहाँ अगर नैब को रेगुलेट किया गया, वहाँ चेयरमैन नैब की जो पावर ऑफ अरेस्ट है रेगुलेट, यहाँ क्यों नहीं? अगर चले आप केस बना रहे, लेकिन पावर ऑफ अरेस्ट जो है इसको तो रेगुलेट करें ना। असल मकसद ये होता है कि भी उन्होंने नहीं रेगुलेट किया ना, वो जिनको अब जरूरत नहीं है तो इसलिए वो लेकिन वो गिव एंड टेक से ही हुआ है ना। वो तो नून और पीपल्स पार्टी का भी था, और आप चले हो गया, अब में भी फिर पावर ऑफ अरेस्ट दोबारा जो है वो चेयरमैन नैब को दे दी जाए। यहाँ यही मामला है, असल इशू तो आ रहा है अरेस्ट का और जो गिरफ्तारी है। चलें आप अगर उनको, अब यही मामला है जो साफ़ी वो कहते हैं कि उनको यही अप्रीहेंशन है कि मैं जाऊंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, और उसामा साहब बिकॉज आपने कहा कानून में भी बहुत मसला है, तो हमें बताएं कि कानून जो है पीका का, क्या वो इजाज़त देता है इदारे को कि वो किसी को नोटिस भेज दें विदाउट स्पेसिफाइंग के एतराज क्या है? इज दिस पॉसिबल अंडर पीका? इंक्वायरी में जो है ऑब्वियसली ड्यू प्रोसेस राइट है हर शहरी का कि उन्हें मालूम हो कि उनके खिलाफ जो क्लेम है या कंप्लेंट है वो किस नेचर की है, कौन से सेक्शन की वायलेशन पे इंक्वायरी हो रही है,
تاکہ جس طرح ثاقب صاحب نے کہا کہ آپ تیار ہو کے جائیں, آپ کو معلوم ہو کہ میرے یہ ڈیفنس ہے, یہ واقعہ ہوا ہے, اس وجہ سے ہوا ہے. لیکن ایکچولی وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں بس کہا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں NCCI میں اور یہ انکوائری ہو رہی ہے, کس کیس پہ ہو رہی ہے وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اور پھر یہ اسد طور کے ساتھ یہی ہوا تھا, وہ پھر گئے انکوائری کے لیے اور ان کو اریسٹ کر دیا گیا انکوائری سے. سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے میرے خیال میں یہ واقعہ تھا. ان کو arrest کر دیا کورٹ گیا. میں وہ تھے, انہوں نے کورٹ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں سسپینڈ کر دیں یا روک دیں ان کو گرفتاری سے. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ جائیں, وہ گئے, گرفتار ہو گئے. بالکل. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ابھی تو ان کیسز میں یہ ہو رہا ہے کہ شخص جو ہے غائب ہو جاتا ہے اور پھر 2 دن بعد یا 3 دن بعد NCCI دفتر میں وہ جو ہے پیش ہوتا ہے کہ جی یہ ان پہ یہ کیس ہے. لیکن ہمیں یہ جواب نہیں دیا جاتا کہ 3 دن وہ شخص کہاں تھا, کس نے اسے جو ہے اٹھایا تھا, اریسٹ کیا تھا, ڈیٹین کیا تھا. تو یو مین کہ وہ جو 3 جیسے یہ حمزہ صاحب کا اگر ہم کیس دیکھیں تو اب وہ پچھلے 3 دن ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یا یہ NCCI یہ نہیں بتائے گی کہ بھئی ہمارے پاس ہی تھا 3 دن, بالکل, کیونکہ یا وہ لیگل کور پرووائڈ کریں گے. ان کو کڈنیپنگ کا پرچہ ہوا, ان کے جاننے والوں نے کیا کہ بندہ غائب ہو گیا. اور پھر 3 دن بعد جو ہے ان کی کال آئی اپنی ہمشیرہ کو کہ میں جو ہوں NCCI کی کسٹڈی میں ہوں, اور پھر 14 دن ریمانڈ جو ہے ان کو کر دیا. تو یہ پروسیس جو ہے بالکل نہیں فالو ہو رہا. اور میرے خیال سے جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, جب آپ عدلیہ بھی جو ہے ایگزیکٹو کی بات جو ہے مان رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یہ, تو پھر وہ کیوں اس پروسیس کو ہی فالو کر دیں, تھوڑی ایکٹنگ ہی کر لیں آپ کہ یہ پروسیس ہم فالو کر رہے ہیں. کیوں نہیں کرتے یہ ایکٹنگ, جیسے اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ شاید مسئلہ یہی ہے کہ وہ ڈرانا چاہتے ہیں, جیسے فریہ عزیز صاحبہ کہتی ہے نا, the process is the punishment. یہ وہ صرف تنگ کر رہے ہیں اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ غلط کام کیا تو پھر آپ لوگوں کو بھی ہم اتنا تنگ کریں گے. یہی مقصد ہے. پرابلم یہی آ رہی ہے کہ ڈیو پروسیس نہیں دیا جا رہا. پروسیس میں بھی اگر آپ ڈیو ہو تو وہ پرابلم آ رہی ہے. اور اس میں یہ کس نے ڈیئر کرانا ہے؟ اگر ججز یہ ڈیو پروسیس ڈیئر نہیں کراتے تو معذرت کے ساتھ ان کو اتنی تنخواہیں دینے کا کیا مقصد ہے؟ پھر یہی کیبنٹ جو ہے یہی ججز کا کام کرے. مقصد جج کا یہ ہوتا ہے کہ جو کسی جج کو کسی آدمی کسی نے جرم کیا تو اس کو ڈیو پروسیس تاکہ وہ اس کو انشور کرایا جائے, وہ نہیں ہو رہے اور جینوئن نہیں ہو رہے. اور ججز بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ نیچے سے جو جوڈیشری ہے وہ اوپر دیکھتی ہے کہ اوپر کیا چل رہا ہے. اب عدلیہ پوری ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے, نیچے سے اور اوپر تک. اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہم ریفارم لائیں گے, جی پینڈنسی, تو اگر آپ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کی ملا کے دیکھیں 55,000 سے زائد ہے. پھر مقصد کیا ہے آپ کو 26 سے 27 جج جو ہیں وفاقی آئینی عدالت میں 7-8 ہیں, 18 وہاں ہیں, لوگوں کو تو کوئی اس کا فرق نہیں پڑا. پھر معاملہ یہ ہے ان کے لیے اب گھر بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں, گھر بڑے مہنگے گھر لیے جا رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیز ہے کہ یہ ججز کا جو مین کام ہے وہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہو. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.